जय हिंद साथियों। आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर के आया हूँ जहाँ से एग्जामिनर ने कई बार सवाल पूछे हैं और भर भर के सवाल पूछे हैं। इस वीडियो को आप जब पूरा देखोगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये टॉपिक हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको याद करना और इसके सभी फैक्ट को जानना हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़े बहुत फैक्ट से काम नहीं चलेगा। तो स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने चैनल में। आइए हम शुरू करते हैं इस सफ़र को। तो बात उस दौर की है जब भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन हुआ करता था। ये काफ़ी साम्राज्यवादी और घृणित व्यक्ति था। हिंदू मुस्लिम एकता से चिढ़ता था और इसकी सोच अलग प्रकार की थी। कट्टरवादी कह लो और कांग्रेस से भी ये चिढ़ता था। इसने क्या करा कि जब राष्ट्रवाद जब तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा था, अपने प्रसार बढ़ा रहा था और हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिल रहा था, तो इसने क्या करा कि इस हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए और राष्ट्रवाद की भावना को कम करने के लिए, चकनाचूर करने के लिए, और राष्ट्रवाद एकता कहाँ ज़्यादा प्रबल हो रही थी? बंगाल में। तो इसने बंगाल को दो टुकड़ों में विभाजित करने की 20 जुलाई 1905 को घोषणा कर दी, जिससे लोगों में आक्रोश उत्पन्न हुआ। तो जब इसने बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया, एक पश्चिमी बंगाल कहलाया जो कि हिंदू बहुल आबादी वाला था और इसकी राजधानी कलकत्ता थी। इसमें बिहार और उड़ीसा शामिल थे। इसमें बिहार और उड़ीसा शामिल थे और जो पूर्वी बंगाल था उसमें असम का कुछ हिस्सा आता था और ये मुस्लिम बहुल आबादी वाला था। इसकी राजधानी ढाका थी, यानी वही ढाका जहाँ से मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। तो विभाजन का स्वरूप क्या था कि बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। लेकिन इस कर्जन नाम के व्यक्ति ने कारण क्या बताया कि हम बंगाल का विभाजन क्यों कर रहे हैं। इसने आधार बताया, कारण बताया कि हम प्रशासनिक सुविधा के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था। और आपको याद होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पे किस तरह से अपना कब्जा कायम किया, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, किस तरह से राजनीतिक शक्ति बनी और अब ये हुकूमत करने लग गए। 1905 का दौर की बात कर रहे हैं। तो 1764 से लेकर के 1764 से लेकर के 1905 का दौर आ गया है। तो इसने आधार क्या बताया दोस्तों कि हम प्रशासनिक सुविधा के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल एक बड़ा प्रांत है, हमें प्रशासन चलाने में यहाँ पे हमें दुविधा हो रही है। लेकिन वास्तविक उद्देश्य क्या था इस कर्जन का? फूट डालो और राज करो की नीति हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहता था, जो कि हुआ उल्टा और हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। एक स्लाइड और बना रखी है मैंने इन्फोग्राफिक वाला, तो उसमें हम और देखेंगे विभिन्न मुख्य आयामों को। तो अब प्रतिक्रिया और आंदोलन क्या हुआ? तो यहाँ पे हमें देखने को मिला व्यापक विरोध होने लगा। जब ये दो जो डेट है इसको खासकर याद रखना। यूपी पीसीएस के एग्जाम ने कई बार पूछा और अन्य पीसीएस एग्जाम में भी पूछा जाता है। यूपीएससी ने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा है। तो 20 जुलाई 1905 को घोषणा होती है, 16 अक्टूबर 1905 से लागू होता है। तो जब लागू हो जाता है तो प्रतिक्रिया होती है, व्यापक विरोध होता है और तरह तरह से विरोध होता है। स्वदेशी आंदोलन का यहाँ पे जन्म होता है, यहीं से शुरुआत होती है स्वदेशी आंदोलन की। पहली बार विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है और कई उद्योग वगैरह भी स्थापित किए जाते हैं, देसी उद्योग। रक्षाबंधन एक प्रतीक के रूप में मनाया जाता है और हिंदू मुस्लिम एक दूसरे कलाइयों पर राखी बांधते हैं। इसकी शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर करते हैं। रविंद्र तो क्या नाम है? हमार सोनार बांग्ला। ये अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये है नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, जब बंगाल का विभाजन हो गया तो परिणाम के रूप में क्या हुआ कि लोगों ने इसे जब लागू हुआ तो इसको शोक दिवस के रूप में मनाया। शोक दिवस, लोगों ने उपवास करना शुरू किया, गंगा स्नान किया, हड़तालें की, नंगे पैर चलना शुरू कर दिया, एक दूसरे कलाइयों पर राखी बांधते हुए रक्षाबंधन मनाया गया और ये प्रतीक बन गया बंगाल विभाजन का। ये प्रतीक बन गया।
और फिर इस समय कई निबंध और साहित्य लिखे गए, जैसे कि आनंद मठ में वंदे मातरम को लिख करके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा जोड़ा गया। गीतांजलि लिखी गई टैगोर द्वारा, और कई पत्र पत्रिकाएं लिखी गई, जैसे कि संजीवनी और हितवादी पत्रिका। किसने लिखी वो हमें कमेंट बताएं। अब देखो, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की बात कही गई और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने की नीति यहाँ पे अपनाई गई। तो स्वदेशी वस्तुओं को जब अपनाए जाने की बात की तो कई स्वदेशी उद्योग और संस्थानों की स्थापना की गई, जैसे कि पीसी रॉय, प्रफुल्ल चंद्र रॉय के नेतृत्व में बंगाल केमिकल की स्थापना होती है, और टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील 1907 में जमशेदजी टाटा जी द्वारा जमशेदपुर में इसकी स्थापना करते हैं। फिर स्वदेशी टीम नेविगेशन कंपनी की भी स्थापना होती है। इसके अलावा माचिस की तिल्ली बनाने की फैक्ट्री और साबुन बनाने की फैक्ट्री भी स्थापित की जाती है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की मतलब इसको अपनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को अपनाया जाता है 1906 में, और इसके तहत कई स्कूल और कॉलेजेस की स्थापना की जाती है, जैसे कि बंगाल नेशनल कॉलेज अरबिंदो घोष के नेतृत्व में स्थापित किया जाता है बंगाल में ही, और इसके पहले प्राचार्य अरबिंदो घोष को ही बनाया जाता है। ये अरबिंदो घोष वही है जो आगे जाकर के अलीपुर षड्यंत्र में इनका नाम आएगा। कई राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजेस स्थापित किए जाते हैं, जैसे शांति निकेतन भी इसी समय ही स्थापित किए गए, जो अभी जाकर के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अभी टोटल कितने विश्व धरोहर सूची हो चुके हैं, भारत के शामिल हो चुके हैं, ये कमेंट बताएं। और शांति निकेतन कौन से क्रम का ये विश्व धरोहर सूची में शामिल था, ये हमें बताएं। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की नीति को अपनाया जाता है, देसी उद्योग और संस्थानों की स्थापना की जाती है, हमने देखा अभी। अब कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया हुई? कांग्रेस ने बनारस अधिवेशन के 1905 में और इसके अध्यक्ष बनाए गोपाल कृष्ण गोखले को। इसके अध्यक्ष बनाए गए गोपाल कृष्ण गोखले को, यानी गोखले ने इसकी अध्यक्षता की। यहाँ पर विभाजन की निंदा की गई, यहाँ पर विभाजन की निंदा की गई। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। फिर इसके जस्ट 1 साल बाद कलकत्ता अधिवेशन होता है दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में, और यहाँ पे 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। पहली बार कांग्रेस अपना स्वराज का लक्ष्य घोषित करती है, और यही स्वराज आगे जाकर के पूर्ण स्वराज बन जाता है जब 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। स्वराज से पूर्ण स्वराज। और इसी कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन की नीति को अपनाया जाता है, बहिष्कार की नीति को अपनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया जाता है, जिसके तहत कई सारे स्कूल कॉलेजेस खोले जाते हैं। ये ओके। तो यहाँ तक जो आपने जाना, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से बहुत बार सवाल पूछे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि बहिष्कार आंदोलन का विस्तार किया गया बाद में आगे चल करके। इसके बाद के कार्यक्रम क्या है? मैंने शुरू में आपको बताया था कि इसने एक ऐसे राजनीतिक चेतना को जन्म दिया जो पहली बार था। पहले उदारवादी नीतियों के माध्यम से हम स्वशासन की प्राप्ति कर रहे थे, हम चाह रहे थे कि हमें शासन में भागीदारी मिल जाए उदारवादी नीतियों के तहत, यानी ब्रिटिश शासन में रहते हुए। लेकिन इसके बाद एक ऐसे राजनीतिक के चेतना का जन्म हुआ कि कांग्रेस के अंदर ही 2 वर्ग बन गए। एक वर्ग था गर्म दल, एक था नरम दल। तो सूरत अधिवेशन होता है 1907 में, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? रास बिहारी घोष करते हैं इसकी अध्यक्षता। यहाँ पे कांग्रेस 2 भागों बढ़ जाती है, नरम दल और गर्म दल। गर्म दल जो थे वो क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से स्वराज को प्राप्त करना चाहते थे, और वही नरम दल के जो नेता थे ये किस तरह से स्वशासन या स्वराज चाहते थे? ये चाहते थे कि ब्रिटिश शासन में रहते हुए प्रार्थना याचिका के माध्यम से हम स्वशासन की प्राप्ति करें, विभिन्न कानूनों के माध्यम से हम स्वशासन की प्राप्ति करें, यानी शांतिवादी तरीके से चाहते थे, शांतिपूर्ण तरीके से।
लेकिन जो गर्म दल के नेता थे, चाहे हिंसा का सहारा लेना पड़े या हिंसा का सहारा लेना पड़े, वो स्वराज की प्राप्ति करना चाहते थे। तो आगे जा कर के आप देखोगे स्वतंत्रता संग्राम में कई सारी क्रांतिकारी गतिविधियां होने लग गई। आप यहाँ देखोगे मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या करने का प्रयास किया, उस पर बम फेंक दिया गया। प्रफुल्ल चाकी और एक और व्यक्ति थे, उनका क्या नाम था, प्रफुल्ल चाकी के अलावा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट की हत्या करने का प्रयास किया, जो कि वो बच गए। फिर आगे जाकर के दिल्ली बम कांड भी आपको देखने को मिलेगा। उस समय कौन थे? उस समय थे तो दिल्ली बम कांड के समय कौन थे? वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। इनके ऊपर बम फेंका जाता है और मुख्य आरोपी कौन होते हैं? रास बिहारी बोस, उसके अलावा अन्य सदस्य अमीर चंद, बाल मुकुंद। ये सब भी सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्यों एक दूसरे से जोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये क्रमवार हो रहे हैं और क्रांतिकारी गतिविधियों की जो चेतना का जो जन्म हुआ 1905 यानी बंगाल विभाजन के बाद, उसी का ही ये परिणाम है। इसलिए और ये क्रांतिकारी जो गतिविधियों का अंजाम दे रहे थे, ये पूर्ण स्वराज पहले ही चाहते थे, पूर्ण रूप से आज़ादी चाहते थे, पूर्ण स्वराज चाहते थे, चाहे कोई भी हो, भगत सिंह, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस, कोई भी। फिर इसके बाद देखो अलीपुर षड्यंत्र होता है। जब किंग्स फोर्ट की हत्या कर दी जाती है तो फिर गिरफ्तारियां शुरू होती है। तो अलीपुर षड्यंत्र, अलीपुर में अलीपुर षड्यंत्र केस चलाया जाता है, कोई गवाह बन जाता है तो बड़े स्तर पर मतलब गिरफ्तारियां होती, जिसमें से अरबिंदो घोष भी शामिल होते हैं। तो वो उसके जो भाई होते हैं उनको और एक अन्य सदस्यों को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, लेकिन अरबिंदो घोष के खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से इनको छोड़ दिया जाता है। और इस अलीपुर षड्यंत्र की जो विरोध करते हैं वो आइंस्टीन भी करते हैं। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि और अन्य षड्यंत्र कौन से थे, जैसे काकोरी षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र, पेशावर षड्यंत्र, गदर पार्टी की जो भूमिका थी, है ना, ये सब भी कई बार पूछे जाते। होम रूल लीग आंदोलन इसके बाद चलाया गया। बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि वो भी एक गर्म दल के नेता थे, लाल बाल पाल तिगड़ी के नाम से जाने जाते थे। ये भी पूछा जाता है लाल बाल पाल में कौन शामिल है, कमेंट बताएं हमें। तो होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की बाल गंगाधर तिलक ने, और उन्होंने वहाँ पे जब ये आंदोलन चला रहे थे तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर करूँगा, ऐसे नारे दिए। और भी बाल गंगाधर तिलक ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे राष्ट्रवाद को बल मिला, राष्ट्रीय चेतना को बल मिला। जैसे कि उन्होंने एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, देसी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की, इंग्लिश शिक्षा को आई थिंक बढ़ावा देने के लिए। उसके अलावा लाठी क्लब की उन्होंने स्थापना की, युवाओं में चेतना जागृत करने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से लाठी क्लब की स्थापना की। बहुत सारे काम किए। फिर उन्होंने प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए मराठी में केसरी और शिवाजी इंग्लिश में लिखी पत्रिकाएं। बहुत सारे ऐसे घटना दिखोगे आप। तो ये जो बंगाल विभाजन मैंने आपको बताया, यहाँ से कैसे कैसे सवाल पूछेंगे, 3-4 स्टेटमेंट दे दी जाएगा। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किन किन कॉलेजेस की स्थापना की गई, हो सकता है कि उसकी स्थापना किसी और समय की गई और ये बंगाल विभाजन के साथ जोड़ करके पूछ लेते, इसलिए स्पष्ट जानकारी आपको होनी चाहिए किन किन उद्योगों की स्थापना हुई और किसके नेतृत्व में किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और राखी कौन से उसके तहत मनाया गया, शोक दिवस के रूप में कब मनाया गया, किस तारीख को मनाया, किस तारीख को आधार बना करके शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से साहित्यों की रचना हुई इस समय, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके समय। फिर ये 2 अधिवेशन, बनारस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, ये भी वो कलकत्ता अधिवेशन खासकर कि यहाँ पे 4 प्रस्ताव पारित किए, कौन कौन से, ये भी पूछा जा सकता है। स्वराज पूछा जा सकता है इसमें कलकत्ता अधिवेशन में कि पहली बार स्वराज का जो लक्ष्य घोषित किया कांग्रेस ने कब किया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में किया था। तो आई होप आपको ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जिसको ज़रूरत है इस वीडियो को उसको शेयर कर देना। और अपने प्रश्नों को, जो भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में खड़े हुए हैं, तो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताना ताकि हम उसका रिप्लाई दे पाएँ।
तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव लेक्चर में। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि। जय हिंद।